अपनी भाषा की उन्नति सभी उन्नतियों का मूल है। इस कथन के साथ मैं अनन्या और मैं समृद्धि तत्क्षण वाक् प्रतियोगिता के इस हिंदी संस्करण में आप सबका स्वागत करते हैं। भाषा निस्संदेह मनुष्य की अभिव्यक्ति का आवरण है, परंतु भाषाई कुशलता मनुष्य को समाज में एक कुशल वक्ता के तौर पर स्थापित करवाती है। आज का यह संस्करण 3 भागों में संपन्न होगा, जिसमें क्रमशः कक्षा 10वीं, 9वीं एवं 8वीं के वक्तागण अपने वक्तृत्व कौशल का प्रदर्शन करेंगे। बिना निर्णय और निर्णायक के किसी भी प्रतियोगिता का औपचारिक संपादन व्यर्थ है। अतः आज की प्रतियोगिता की औपचारिकता की सिद्धि हेतु हमने निर्णायकों को आमंत्रित किया है। सर्वप्रथम हम उनका परिचय आपसे करवाते हैं। आइए उच्च करतल ध्वनि के साथ हम अपनी निर्णायक मंडली का स्वागत करें, जिसके सदस्य हैं फादर मनोज, श्रीमती पायल छाबड़ा और श्रीमती इंज्योति मिंजका, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर इस आयोजन का सक्रिय अंग होना स्वीकार किया। हम आमंत्रित करते हैं हमारे प्राचार्य फादर रोशनर खालको एसजे को कि वे मंच पर आएं और अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। यहाँ उपस्थित सभी गुरुजन, हाई स्कूल के छात्र छात्राओं, उनके अभिभावक एवं सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं सर्वप्रथम हाई स्कूल के हिंदी विभाग को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी अगुवाई में ही आज हिंदी तत्क्षण वाक् प्रतियोगिता का आयोजन संभव हुआ है। दूसरी बात, मैं उन सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने बड़े मेहनत एवं लगन के साथ अपने तत्क्षण वाक् प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इस प्रतियोगिता में हिस्सा बना है। उनके लिए एक छोटी सी सलाह है। आप आत्मविश्वास के साथ मंच पर आएंगे, अपने शब्दों का प्रस्तुतिकरण करेंगे, निडरता के साथ अपने बातों को लोगों के समक्ष रखेंगे। आप ऐसा प्रयास कीजिए अपने प्रस्तुतिकरण में कि आपकी तर्क भरी बातों को सुनकर सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाएं। अपने मन में सफलता या विफलता की बात लेकर बिल्कुल ही मंच में ना आए। बस आपका प्रयास इतना हो कि आप निडरता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बातों को लोगों के सामने रख सकेंगे। हमेशा याद रखिए, इस जीवन में हर कदम एक चुनौती भरा होता है। हमें चुनौतियों से दूर भागना नहीं चाहिए। कठिनाइयों को जीतकर ही आप मंजिल पा सकेंगे। कहा गया है, जो जीता वही सिकंदर, पर कौन जीतेगा? वही जीतेगा जो समय के साथ हर प्रकार की परिस्थितियों को समझते हुए सामना करता है। जब आप अपने लिए मेहनत करेंगे तो लोग भी आपकी सहायता के लिए आगे आएंगे। मुझे आप पर गर्व है विद्यार्थियों, जिन्होंने आज की इस प्रतियोगिता की चुनौतियों को स्वीकारा है, लड़ने के लिए तैयार हैं। आप सबों को मेरी
ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपके अभिभावकों के प्रति भी कृतज्ञ हूँ जिन्होंने आपको स्कूल परिसर में आकर के सीखने की अनुमति दी है। पुनः सबों को, शिक्षकों को, छात्र छात्राओं को, जो भी प्रतिभागी हैं, सबों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वक्त ईश्वर हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। धन्यवाद। धन्यवाद फादर। अब इस प्रतियोगिता के नियम। प्रत्येक प्रतिभागी अपने प्रदत्त विषय पर अधिकतम 4 मिनट की प्रस्तुति देंगे। 3 मिनट 30 सेकंड पर चेतावनी घंटी दी जाएगी, जिसके 30 सेकंड के भीतर उन्हें अपने वक्तव्य का उपसंहार करना होगा। समय का अतिक्रमण वक्तागण को इस प्रतियोगिता हेतु अयोग्य बना सकता है, अतः समय का अनुपालन अनिवार्य होगा। इस आयोजन में सबसे पहले कक्षा 10वीं के प्रतिभागीगण अपना वाक कौशल प्रदर्शित करेंगे। मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ अमूल्य विशेष को, जिनका विषय है भारत में बाल मजदूरी की समस्या। अतः अमूल्य। क्या राजू, कैसा है? चल खेलते हैं। नहीं यार, मैं नहीं आ पाऊँगा। क्यों मित्र, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊँ यार, मेरे बाबूजी की नौकरी चली गई। अब मुझे हर सुबह कोयले की खदान में जाकर काम करना पड़ेगा। अब ना मैं तुम्हारी तरह खेल सकता हूँ, ना पढ़ सकता हूँ। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे देश में हर एक गली में राजू जैसा एक बच्चा देखने को मिलता है, जो कि इस बाल मजदूरी की चपेट में फंस चुका है। सब कहते हैं कि बचपन के दिन बहुत सुहावने होते हैं। जब हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं तब हमें किसी भी बात की चिंता नहीं होती। हम बिंदास खेलते हैं और मन लगाकर पढ़ते हैं। परंतु उन बच्चों का क्या जो इस छोटी उम्र में कोयले के खदान में जाकर अपना पसीना बहा रहे हैं? वह ना तो पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं। हमारे देश में बाल मजदूरी का सबसे बड़ा कारण गरीबी को माना जाता है। क्या आप सभी को थोड़ा सा भी अंदाजा है कि बाल मजदूरी के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? नहीं तो सुनिए। बाल मजदूर अक्सर ही कुपोषणता के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि उनका काम करने का जो वातावरण रहता है वो बहुत घटिया रहता है, जिसके कारण कई बच्चों की तो जान तक चली जाती है। दूसरा, अगर किसी बाल मजदूर से छोटी सी भी गलती हो गई तो उसे अपने मालिक से गंदी गंदी गालियां सुनने को मिलती हैं। तीसरा, बाल मजदूरों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास रुक जाता है। उनका शोषण तो बहुत ज्यादा किया जाता है और वेतन उतना ही कम। चलिए अब कुछ ऐसे उपायों के बारे में बात करते हैं जिससे बाल मजदूरी को रोका जा सकता है। अगर हमें बाल मजदूरी को रोकना है तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। अगर आज भी हम किसी ढाबे में जाते हैं और देखते हैं कोई छोटा बच्चा काम कर रहा है तो सोचते हैं, अरे क्या जाता है यार, अपना बच्चा थोड़ी ना है, काम करने दो। परंतु ये बहुत गलत बात है। दूसरी, हमारी सरकार हर बार नए और कठोर नियम लागू कर रही है, परंतु भ्रष्टाचार, इसके आगे ना कोई नहीं टिक पाया। आज हमारे देश में बाल मजदूरी एक बहुत गंभीर समस्या के रूप में प्रकट हुई है और हम और आप जैसे लोग ही इसे रोक सकते हैं और भारत से जड़ से निकालकर इसे फेंक सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कृपा करके बाल मजदूरी की कठोर निंदा करें और असमर्थन करें। धन्यवाद अमूल्य। हमारी दूसरी प्रतिभागी है अदिति स्नेहा, जो मुसीबत में ही मित्र की परख होती है इस विषय पर
अपने विचार व्यक्त करेंगी। अतः अदिति। रहीमदास जी ने क्या खूब कहा है, रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जग में जानी पड़त सब कोई। अर्थात थोड़ी विपदा ही बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यह इसी समय हमें यह पता चलता है कि हम इस संसार में हमारा हित व अनहित चाहने वाला कौन है। क्या आप सब जानते हैं कि एक सच्चा और अच्छा मित्र कौन होता है? एक सच्चा और अच्छा मित्र वही होता है जो आपका साथ आपकी मुसीबत के समय दे। वह आपके साथ आपके मुसीबत के समय खड़ा रहे। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। हम सब जानते हैं कि जब किसी मनुष्य के पास बहुत सारा धन होता है, उसके पास अच्छी नौकरी होती है, सकुशल एवं भरा पूरा परिवार होता है, उसके अनेक मित्र होते हैं, परंतु जब उस मनुष्य के पास धन की कमी हो जाती है, तब उसके सभी मित्रों के चेहरे से पर्दा उठ जाता है और उसके पास वही मित्र खड़े होते हैं जो एक सच्चे और अच्छे मनुष्य हैं। सच्चे और अच्छे मित्र की कुछ गुण होते हैं, जैसे वह एक सकारात्मक व्यक्ति होता है, वह आपकी बेइज्जती कभी नहीं करता, इत्यादि। ऐसे में मुझे एक आप बीती कहानी याद आ रही है कि जब मैं कक्षा 5 में थी, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और इसी कारण से मैं अपनी कोई भी कक्षा में उपस्थिति नहीं दे पा रही थी। इस कारण से मेरी सारी पुस्तिकाएं भी खाली पड़ी हुई थी। तब मुझे अपने कुछ मित्रों से सहायता मांगनी पड़ी, परंतु दुख की बात तो यह है कि मेरे साथ उस वक्त मेरा कोई मित्र साथ खड़ा नहीं था। मैं अत्यंत दुखी हो गई, परंतु उसी दिन मेरे घर एक सहेली जिससे मेरी कभी बात नहीं होती थी, वह आई और अपनी सारी पुस्तिका मेरे घर छोड़ गई। मैंने अपना सारा काम 5 दिनों के अंदर खत्म कर उसे उसकी सारी पुस्तिकाएं लौटा दी और उसे उसका शुक्रिया अदा भी किया। अतः मैंने उस दिन यह सीखा कि विपदा के समय वही लोग साथ खड़े होते हैं जो एक सच्चे और अच्छे मनुष्य होते हैं, जो एक सच्चा और अच्छा मित्र होता है। मैं अपने वक्तव्य को एक दोहे के साथ पूर्ण विराम देना चाहूँगी कि कही रहीम संपत्ति सगे, बहत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साँचे मीत। धन्यवाद। धन्यवाद अदिति। अब कोरोना पर अपना वक्तव्य देने आ रही हैं वर्तिका सिन्हा। तारीख थी वो 25 मार्च, जब पूरा संसार एक कोरोना नाम के वायरस से मिल पुला। यह वायरस जिसके बारे में हम में से किसी ने ना सुना ना देखा, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक महामारी घोषित कर दिया। एक ऐसी महामारी जिसके सुनने के बाद हम सब ने एक ऐसी महामारी जिसके बारे में हम में से किसी ने नहीं सोचा था, जिसके लक्षण हैं खांसी, सर्दी, जुकाम। इस महामारी को सुनने के बाद हम सब आम बीमारी जैसे बुखार से डरने लगे। एक दूसरे से दूरी बनाने के लिए हम सब ने एक दूसरे से दूरी बनाना शुरू कर दिया। हम जानते हैं कि हर एक के
दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। वैसे ही वायरस के भी दो पहलू हैं, एक जिससे सब कोई संक्रमित हो रहे हैं और दूसरे जिससे परिवार वाले मिल रहे हैं। हम जानते हैं कि कितने से लोग विदेश भाग जाते हैं, लेकिन इस महामारी के आने के चलते बहुत से लोग वापस अपने देश आकर अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, अपने परिवार की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों का हाथ थाम रहे हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि हमें किसी भी चीज़ को दोनों तरह से देखना चाहिए। यह बीमारी भी उसी प्रकार है। धन्यवाद। धन्यवाद वर्तिका। ऋषि नारायण परीक्षा से पहले अपनी मनोदशा का वर्णन करने के लिए मंच पर आ रहे हैं। परीक्षा एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही अच्छों के माथे पर पसीना आ जाता है, और यह स्वाभाविक बात है कि मुझे भी परीक्षा से काफ़ी डर लगता है। परीक्षा की घड़ी नज़दीक आते ही मेरे दिल की धड़कनें भी काफ़ी बढ़ जाती है। हम सभी ने कभी ना कभी अपने जीवन काल में परीक्षा तो दी ही होगी, और परीक्षा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। इसे हम निरकार नहीं सकते हैं। परीक्षा के बिना कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ सकता है। जब तक एक व्यक्ति परीक्षा न दे तब तक उसकी मानसिक क्षमता जांच नहीं की जा सकती है। जब मैं स्कूल में परीक्षाएं देता था तब मेरे दिमाग में कई तरह के सवाल आते थे। क्या मैं अच्छे अंक ला पाऊँगा? क्या परीक्षा आसान होगी या परीक्षा मुश्किल होगी? यह इस तरह के सवाल से मेरा मन पूरा भरा रहता था। और इसी के कारण मैं कुछ भी पढ़ता, कुछ भी लिखता, ठीक से मैं याद नहीं कर पाता था। घबराहट के कारण मेरी सारी रुचियाँ अरुचियों में बदल जाती और किसी भी चीज़ में मेरा ठीक से मन नहीं लगता। परंतु मेरा यह मानना है, इन सभी घबराहटों का, इन सभी अरुचियों का कारण सिर्फ एक है। क्या आपको यह पता है क्या? मैं बताता हूँ। परिश्रम। अगर मैंने सही ढंग से परिश्रम किया होता, सही श्रद्धा और सही निष्ठा से परिश्रम किया होता, तो यह घबराहट से मैं बच जाता, इन सारी अरुचियों से मैं बच चुका होता। आज मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ और अपने वक्तव्य को रख रहा हूँ, ये भी मेरे लिए एक परिश्रम से कम नहीं है। परीक्षा कई प्रकार के हो सकते हैं। हमारे स्कूल की परीक्षा या हमारे जीवन में आई कोई अड़चन, ये सभी परीक्षा के ही एक उदाहरण हैं। यहाँ तक कि यह कोरोना काल भी एक परीक्षा का ही उदाहरण है। जब परीक्षा खत्म हो जाती है तब हमें बहुत सुकून मिलता है। फिर से सारी अरुचियाँ रुचियों में बदल जाती है, हमारे पेट में फिर से चूहे दौड़ने लगते हैं और सब कुछ फिर से पहले की तरह हो जाता है। इस चीज़ का आनंद आप में से सभी लोगों ने किया होगा। अंत में मैं अपने वाणी को विराम देने के लिए यह कहना चाहता हूँ कि यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम परीक्षा को किस प्रकार देखते हैं। अगर परीक्षा को हम अपने ऊपर हावी होने दें तो यह हमारे लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो सकता है। परंतु अगर परीक्षा को हम परीक्षा के लिए सही ढंग से परिश्रम करें और सही लगन से पढ़ाई करें तो कोई भी परीक्षा हमारे लिए बड़ी नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद ऋषि। कंप्यूटर आज की ज़रूरत इस विषय पर अपने विचारों के साथ मंच पर आर्य दिव्यांश आएंगे। क्षण भर में कीजिए घंटों का काम, कहीं भी कभी भी, चाहे सुबह हो या शाम। जी हाँ, मैं उसी यंत्र का बात कर रहा हूँ जिसे आज हम कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। इस यंत्र को बनाने के लिए सर चार्ल्स बैबेज जी ने अपने जीवन काल की 40 से भी अधिक वर्ष का वक्त व्यक्त किया है। इसे बनाने की शुरुआत उन्होंने सन 1822 में चालू किया, जिसका सफलता उन्हें 1871 में मिली। आज हम अपनी हर काम के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो छोटी से छोटी काम क्यों ना हो, जैसे अपना मोबाइल रिचार्ज करना या अपना बिजली बिल का भुगतान करना। अगर अभी आज ये कंप्यूटर हर स्थान पर अग्रसर है। कंप्यूटर आज कंप्यूटर को आज हम इसका स्मार्टफोन को ही ले लीजिए। ये आज से 10 साल पहले क्या किसी ने ये सोचा था कि ये 50 ग्राम का वस्तु हमें देश विदेश तक बात करा सकता है? हम में से ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा।
वो छोड़िए, आज तो हम इसमें लोगों के चेहरे भी देख सकते हैं। वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, आज ये सब सारी कंप्यूटर की प्रणालियों से ही जुड़ी हुई हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं 20 साल पहले। क्या 20 साल पहले किसी ने ऐसा सोचा था कि बिना ड्राइवर की भी गाड़ियां होंगी, या ऐसे कंप्यूटर होंगे जो हमारे जैसे बोलेंगे या हमारे जैसे दिखते होंगे? हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था, पर अभी यह सब मुमकिन है। अब हम आपको लेके चलते हैं खेल के क्षेत्र में। आज एक क्रिकेट मैच को ले लीजिए, अगर आज कंप्यूटर इतनी विकसित ना होती तो आज कितने ही अंपायरों ने कितने ही गलत निर्णय लिए होते। अगर हम मेडिकल के क्षेत्र में चले तो आज से 5 साल पहले किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि हम किसी की वेशभूषा, किसी की शक्ल बदल सकते हैं, पर आज यह भी मुमकिन है। किसी मृत व्यक्ति का दिल आज किसी और को जीवित रखने के लिए काम आ सकता है। अगर आज हम सुरक्षा के क्षेत्र में चले तो मानो एकदम नामुमकिन सा था उन चोरों को पकड़ना जो गाड़ियों से भाग जाते थे, पर आज जीपीएस के द्वारा हम वो भी कर सकते हैं। अतः मैं यही कहूँगा कि हर वह चीज़ जो बहुत अच्छी होती है उसमें कुछ ना कुछ बुराइयां होती हैं, ठीक उसी तरह इस कंप्यूटर में भी है। चाहे कंप्यूटर कितना भी काबिल हो, आखिर इसे बनाया तो हम मनुष्य ही नहीं हैं। इसे जैसा बोला जाएगा ये वैसा ही करेगा, जिसका कई लोगों ने गलत इस्तेमाल भी किया है। अतः मैं यही कहूँगा कि हर वह चीज़ जो एक सीमा के अंदर हो, इस्तेमाल हो, वह चीज़ बुरी नहीं होती। धन्यवाद। धन्यवाद आर्य। जीवन में संगति की महत्ता पर अपने विचारों के साथ आस्था कश्यप को आमंत्रित करते हैं। जो शब्दों की मेल को और भी सुरीला बनाए, परेशानी में चिंता मुक्त होने का एक साधन दिखाए, वातावरण को ध्वनि युक्त कर जाए, वह कोई और नहीं संगीत ही कहलाए। संगीत हम सभी के जीवन में अत्यंत महत्व रखता है। संगीत एक ऐसा सकारात्मक साधन है जिससे हम अपने संदेशों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। संगीत हम सभी को सुनना पसंद है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो संगीत सुनते हैं? चाहे खुशी का अवसर हो या दुख का, संगीत हम सभी के जीवन में अत्यंत महत्व रखता है। सिर्फ इतना ही नहीं, संगीत से कई लाभ भी है। तो चलिए मैं आपको संगीत के लाभ के बारे में बताती हूँ। रक्त प्रवाह को सामान्य करने में संगीत बहुत मदद करता है। जब हमारे सिर में दर्द होता है तो संगीत सुनने से हमारा सिर दर्द दूर हो जाता है। मानसिक रोगों से भी हमें मुक्त रखने में संगीत हमारा अत्यंत साथ देता है। संगीत सिर्फ इतना ही नहीं करता, बल्कि अस्पतालों में जो मानसिक रोग से पीड़ित है उन्हें भी संगीत सुनने से बहुत लाभ होता है। जो काम दवाई नहीं कर पाती वह संगीत कर देती है। इसके महत्व को समझना हम सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। सिर्फ मानवीय जीवन में ही नहीं, बल्कि पशु पक्षियों के जीवन में भी संगीत का महत्व होता है। आप सब ने कोयल की तो ध्वनि सुनी ही होगी। कोयल कितना मधुर गाती है। हम सब उसकी ध्वनि सुनते हैं और बहुत ही खुश हो जाते हैं। यहाँ तक कि पेड़ पौधों के जीवन में भी संगीत का अत्यंत महत्व होता है। चलिए मैं इसे आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। बर्लिन के एक उद्यान में दाहिनी तरफ के पौधों की ओर संगीत बजाया गया, वहीं बाईं ओर के पौधों की ओर कोई संगीत नहीं बजाया गया। पता है क्या हुआ? दाहिनी ओर के पौधों की ओर अधिक फूल आए, वहीं बाईं ओर के पौधों की ओर कम फूल आए। तो इससे हमें पता चलता है कि संगीत का हम सभी के जीवन में कितना सकारात्मक प्रभाव है। स्वर, लय, ध्वनि, संगीत वह है जो सृष्टि को रस से भर देती है। स्वर, लय, ध्वनि, संगीत वह है जो सृष्टि को रस से भर देती है। संगीत वही है जो सभी का दिल जीत लेती है। संगीत वही है जो सभी का दिल जीत लेती है। धन्यवाद। धन्यवाद आस्था। अब आशी आ रही हैं जिनके वक्तव्य का
विषय है विज्ञान, वरदान या अभिशाप। अब आशी आ रही हैं जिनके वक्तव्य का विषय है विज्ञान, वरदान या अभिशाप। आज सुबह मैं अपने मोबाइल फ़ोन पर जीवांत कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। उसी वक्त मेरा भाई मोबाइल फ़ोन पर वीडियो खेल खेल रहा था। मैं तो विज्ञान को एक वरदान की तरह उपयोग कर रही थी, पर उसी वक्त मेरा भाई उसका दुरुपयोग कर रहा था। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने हमारे जीवन को इस प्रकार प्रभावित किया है कि इसके बिना एक क्षण भी हमारा निर्वाह नहीं हो सकता। यहाँ तक हाल तो यह है कि विज्ञान ने हमारे मन मस्तिष्क को अपने अनुकूल बना लिया है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो विज्ञान से अछूता हो। आकाश की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र की गहराइयों को नापना आज सब संभव है। मनुष्य का जीवन तो अत्यंत सुखद हो गया है। अब आप अपनी दिनचर्या का ही उदाहरण ले लीजिए। क्या आपके जीवन में ऐसा एक भी दिन है जो किसी वैज्ञानिक उपकरण की सहायता के बिना व्यतीत हो? इस तथ्य से सहमति न रखना शायद ही संभव है। कल्पना कीजिए, आपको बिना किसी यातायात साधन के विदेश जाना हो। ऐसे सफर के बारे में सोचने मात्र से ही तो मुझे सफर को स्थगित करना ही आनंदमय लगता है। यातायात के क्षेत्र में ट्रेन, हवाई जहाज, पानी के जहाज के आविष्कार से हम लंबी से लंबी दूरी को क्षण भर में तय कर सकते हैं। यातायात में उन्नति आने से व्यापार में भी उन्नति आई है। आज आपको अपने किसी मित्र की याद आ गई जो किसी दूसरे शहर में रहता हो, परंतु ऐसी स्थिति में संचार के उपकरण आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ईमेल, मोबाइल फोन, टेलीफोन आदि के उपयोग से आप क्षण भर में अपना संदेश किसी तक भी पहुंचा सकते हैं। चिकित्सा और औषधि के क्षेत्र में तो विज्ञान ने चमत्कार ही कर दिए हैं। आज अनेक ऐसे रोग हैं जिनका पहले कोई इलाज नहीं था, परंतु मनुष्य अब बहुत से रोगों से ग्रस्त होकर भी मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर आ जाता है। विज्ञान नाम के सिक्के के भी दो पहलू हैं। लाभ के साथ हानियों का आना तो निश्चित है। जहां एक तरफ विज्ञान ने हमारे जीवन को अत्यंत सुखद और सरल बनाया है, वहीं दूसरी तरफ बंदूकों और मिसाइलों के प्रकोप ने अनेक हानि पहुंचाई है। विज्ञान ने बहुत सी ऐसी मशीनों का आविष्कार किया है जिन्होंने कई लोगों से उनका रोजगार छीन लिया है। कारखानों और मोटर गाड़ियों से निकलने वाली जहरीली वायु ने पर्यावरण में असंतुलन पैदा किया है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आसपास के जगहों में जाने के लिए पैदल चलना पसंद करते हैं? ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है। विज्ञान ने हमें आलसी बना दिया है और हमारी शारीरिक शक्ति कमजोर हो गई है। दिन पर दिन अनेक रोगों की खोज हो रही है। सर्दी और गर्मी के प्रति हमारी सहन शक्ति कम हो गई है। ईश्वर ने हमें मुख दिया है बोलने के लिए, पर चयन हमारा है कि हम उस मुख का किस प्रकार उपयोग करते हैं। उसी प्रकार विज्ञान जैसे अनमोल साधन का उपयोग करना भी हम पर निर्भर करता है। हम उसे वरदान की तरह उपयोग करें या अभिशाप की तरह। धन्यवाद। धन्यवाद आशी। कक्षा 10वीं की अंतिम वक्ता के तौर पर हम आमंत्रित करते हैं तृप्ति सिन्हा को, जो जीवन में सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव पर अपने विचार व्यक्त करेंगी। सुप्रभात। क्या आप सब जानते हैं आज सुबह मेरे साथ क्या हुआ? मैं प्रातःकाल में उठी, मैंने अपना फ़ोन चेक किया। मैंने देखा कि मेरी कल की डाली हुई तस्वीर पर केवल 150 लाइक्स आए हैं। मैं क्या करूं? मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी किसी तस्वीर पर इतने कम लोगों ने प्रतिक्रिया की हो। और तो और आपको पता है, उस पड़ोस वाली सीमा की फ़ोटो पर 160 लाइक्स आए हैं।
मुझसे 10 ज़्यादा। अब मैं क्या करूं? आप ही बताइए, क्या वह मुझसे ज़्यादा सुंदर है? मुझे तो इतनी लज्जा महसूस हो रही है। मैं कैसे अपने दोस्तों का सामना करूंगी? वो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। आजकल ज़्यादातर युवा पीढ़ी के दिन की शुरुआत ऐसी ही होती है। उनकी ज़ुबान पर सुप्रभात और सर बड़ों के चरणों में झुके होने के बजाय अपने फ़ोन की ओर झुके होते हैं। इस सब का एकमात्र कारण है हमारे जीवन पर सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव। सामाजिक संथाल स्थल यह विश्व का और हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। पूरे विश्व में 1 अरब से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु दुख की बात तो यह है कि उसमें से 90% लोग उसकी लत से ग्रसित हैं। हम जब सोशल मीडिया के बारे में सोचते हैं तो हमें अक्सर यह ख्याल आता है कि यह हमारा ज़्यादातर समय बर्बाद करता है। यह बात सही भी है। हाँ, यह इसकी आकर्षकता इतनी है कि हम अपने ज़रूरी कार्यों को भी भूल जाते हैं और इसी में लग जाते हैं। मैं जानती हूँ आप सब भी अपना बहुत समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, फिर चाहे वो छात्र हो या बड़े लोग हों, सभी इससे आकर्षित हो ही जाते हैं। यह साइबर बुलिंग का भी एक बहुत उत्तम साधन है। कई लोग बिना कुछ सोचे समझे अपनी निजी बातें इस पर डाल देते हैं और दूसरे लोग उसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। परंतु हम कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ इसकी नकारात्मक बातों को देखा। आइए अब हम इसके सकारात्मक प्रभाव पर भी गौर करते हैं। सर्वप्रथम, सोशल मीडिया मनोरंजन का एक उत्तम साधन है। एक सुप्रसिद्ध कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कई बार सोशल मीडिया का प्रयोग हमें उन बातों से हमारे दिमाग को विचलित करता है जिन्हें सोचकर हमें पीड़ा का अनुभव होता है। तो ऐसे में यह हमारे मन को शांत करके आनंद प्रदान करता है। इसका दूसरा सबसे प्रमुख कारण है, इस पर खबर संचालन बहुत ही उत्तम रूप में होता है। मैं जानती हूँ आप में से कोई भी ABP न्यूज़ या जी न्यूज़ तो नहीं देखता होगा, क्योंकि उसमें जितनी खबरें नहीं होती उससे ज़्यादा तो प्रचार ही होते हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया हमें उन सभी समाचारों से एक बहुत ही अच्छे रूप में अवगत कराता है। यह कला प्रदर्शन के लिए भी बहुत अच्छा मंच है। आप सबने देखा होगा कई लोग इस पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और सबसे अच्छी बात तो यह है कि उन्हें बहुत सराहना मिलती है। ऐसे में वे अपनी कला को प्रदर्शित करने हेतु और प्रेरित होते हैं। कोरोना काल से तो हम सब परिचित हैं ही। पूर्णबंदी के कारण पूरे विश्व में संपूर्ण व्यापार ठप सा पड़ गया है। ऐसे में अभी कुछ समय पहले से सोशल मीडिया ने व्यवसाय के संचालन में बहुत मदद की। अतः मैं यह नहीं कह रही कि आप सब इसका बहुत उपयोग करें या बिल्कुल उपयोग ना करें, परंतु हर चीज़ की एक उपयुक्त उम्र होती है। आप इसका उपयोग तब प्रारंभ करें जब आप में इसके हानि लाभ को समझने की और इसका सही उपयोग करने की परिपक्वता अच्छे से आ जाए। अतः जब तक आप में उतनी समझ ना आए, जितनी हो सके इससे दूरी बनाए रखें। धन्यवाद। धन्यवाद तृप्ति। इसी के साथ कक्षा 10वीं की तत्क्षण वाक प्रतियोगिता संपन्न होती है। मैं कक्षा 9वीं के सभी प्रतिभागियों को अपना स्थान ग्रहण करने हेतु आग्रह करती हूँ कि वे क्रमानुसार अपने स्थान पर बैठें। मेरा प्रिय खिलाड़ी, इस विषय पर अपनी प्रस्तुति के साथ मैं जानसी भारती को आमंत्रित करती हूँ। आप मेरे विषय को सुनकर यही सोच रहे होंगे कि मेरे मैं अपने खेल के प्रिय खिलाड़ी के बारे में बोलूँगी, पर मैं यहाँ कुछ अलग बोलना चाहूँगी। हमारा जीवन एक खेल के समान है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप खिलौना बनना चाहते हैं या खिलाड़ी। हर एक व्यक्ति अपने जीवन के खेल को खेलने के लिए अधिक मेहनत करता है, अपनी चुनौतियों का सामना करता है। ठीक उसी प्रकार मेरा एक प्रिय खिलाड़ी है, मेरे पापा। मेरा एक प्रिय खिलाड़ी है मेरे पापा। मेरे पापा हर एक चुनौती का डर कर सामना करते हैं। यही उनकी पहचान है।
उनके जैसा ही बनना चाहती हूँ। वह मेरे लिए एक आदर्श के समान है। वह प्रातःकाल उठकर व्यायाम करते हैं, खुद की सेहत का ख्याल रखते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह अपने परिवार का ख्याल रख सके। उसके बाद वह काम पर जाते हैं। उनका कार्यालय यहाँ से 60 किलोमीटर दूर चतरा में स्थित है। वह यहाँ से हर रोज़ आना जाना करते हैं। वह कहते हैं, मैं यह जोखिम इसीलिए उठा रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम सबकी चिंता है। ये इतना ही नहीं, चाहे जैसा भी मौसम हो, वह हर एक मौसम में हर दिन अपनी गाड़ी खुद चलाकर काम पर जाते हैं और वापस भी आते हैं। चुनौतियां तो खेल के हर एक पड़ाव में आती हैं। पैसों की कमी तो कभी पैसों की कमी, दवा से लेकर राशन तक मेरे पापा हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं। अगर माँ जन्नत है तो आप जन्नत के भगवान, अगर माँ खीर है तो आप मीठे पकवान, अगर माँ आयत है तो आप पूरी कुरान। पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप में बसती है मेरी जान। बचपन से आज तक लेकर आपने मुझे ऐश कराई। बचपन से लेकर आज तक मुझे आपने ऐश ही कराई। खिलौनों की दुकान मेरे कमरे में सजाई। याद है पापा, जब आपके पास पैसों की कमी थी तो आपने फिर भी उधार लेकर मेरे लिए नई साइकिल दिलवाई। एक दिन फिर मुझे संगीत का नशा चढ़ा और मैं जिद पर अड़ी। धन्यवाद। धन्यवाद जानसी। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आइए इस विषय पर सूफिया उज़ैर के विचारों को सुनते हैं। आलस एक ऐसा भाव है जो लोगों को अपने कार्य करने की अनुमति नहीं देती, अर्थात लोग अपना कार्य करना नहीं चाहते, आलस्य लोगों को दुष्परिस्थिति में डाल देते हैं। आलसी लोग अपना कार्य खुद नहीं करते, वो अपना कार्य दूसरों से करवाते हैं। इस वजह से वो खुद के ही शत्रु बन जाते हैं। शेर तो जंगल का राजा होता है, वो अपने भूख को मिटाने के लिए शिकार करता है, और अगर वो चाहे कि वो बैठे रहे और वो अपना भूख ऐसे ही मिटा ले तो ये संभव नहीं है। इससे मेरा ये तात्पर्य है कि
अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आजकल तो लोग इतने आलसी हो गए हैं कि वो अपने छोटे छोटे कार्य को करने के लिए भी नौकरों को रखते हैं। हाँ, मैं समझती हूँ कि कई लोग अपने कार्यों में व्यस्त होते हैं, परंतु कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना वक्त इधर उधर ज़ाया कर देते हैं। ऐसे आलसी लोग जल्द ही रोगग्रस्त हो जाते हैं। धैर्य, हिम्मत, मेहनत, दृढ़ संकल्प आदि भावनाएं लोगों को सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। अतः मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें कार्य करना चाहिए, ना कि फल पर ध्यान देना चाहिए। कार्य करने के लिए हिम्मत, मेहनत और सच्ची नियत की ज़रूरत होती है। आलस्य लोगों को अंधकार में डुबा देता है, इसलिए जो लोग आलस्य में डूबे हुए हैं उन्हें कोशिश करना चाहिए कि वो जल्द से जल्द परिश्रम करें और आलस्य को छोड़ दें। धन्यवाद। शुक्रिया सूफिया, मेरे जीवन का अविस्मरणीय दिन। आइए इस विषय पर वंशिका तांबी को सुना जाए। हम सबके जीवन में ऐसे दिन आते हैं जिसे हम ना ही भूल सकते हैं और ना ही कभी भुला सकते हैं। मेरे जीवन में मेरा सबसे यादगार दिन था मेरा जन्मदिन। मैं इस वर्ष 28 जनवरी को 14 वर्ष की हुई थी। मेरे जन्मदिन से पहले मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मेरे लिए कोई कार्यक्रम आयोजित हुआ होगा। मैंने अपने जन्मदिन के पहले दिन शाम को अपनी माता और बहन को किसी को फ़ोन पे मेरे घर का पता लगाते हुए बात करते हुए सुना। मेरे घर में शाम में एक उद्यान भोग का आयोजन था। हम सब खाकर फिर सोने के लिए चले गए। रात के 12 बजे मैंने दरवाजे का खटखटाने की आवाज़ सुनी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खुला तो मेरे परिवार के सारे सदस्य मुझे मेरे जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए दिए। अगले दिन मैं जैसे ही उठी मुझे अपनी मौसी के घर भेज दिया गया। मेरे मौसी के घर मेरी मौसी एक फ्लैट में रहती थी। उस फ्लैट के सारे सदस्यों से मैं परिचित थी। मैं जैसे ही वहाँ पे प्रवेश की, सब ने मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वहाँ मुझे एक परिवार के जैसा महसूस हुआ। फिर दोपहर में मैं अपने घर वापस चली गई। मैं जैसे ही अपने घर गई वैसे ही मेरे आँखों पे किसी ने पट्टी लगा दी। मैं जैसे ही किसी ने आँखों से पट्टी हटाई तो मैंने देखा वहाँ पे मेरे सारे मित्र मौजूद थे। मैं उन सब को देखकर बहुत खुश हो गई। मेरी माता जी ने उन सभी के लिए पकवान बनाए। हम सब मिलकर खाए और फिर मेरे मित्र अपने अपने घर शाम तक चले गए। फिर जैसे ही मेरे मित्र गए तो मेरी बहन ने कहा कि तुमने अभी तक अपने माता पिता को केक नहीं खिलाया। मैं यह सुनकर थोड़ी उदास हो गई। मेरे माता पिता जिसने मुझे इस दुनिया में लाया, मैं उन्हें कैसे भूल गई। माता पिता ने तो अपनी नाराज़गी मुझे तो जाहिर नहीं की। सही कहा गया है, माता पिता का ऋण कोई नहीं चुका सकता। अब मैं अपने वक्तव्य को कुछ पंक्तियों द्वारा विश्राम देना चाहूँगी। पिता जिसने हमारी जीत के लिए सब कुछ हारा, माँ
जिसको हमने सारे दुख में पुकारा। माता पिता को हमें कभी नहीं रुलाना चाहिए। जीवन में अच्छे दिन आते हैं और बुरे भी। माता पिता के सहयोग से सारे दिनों का निष्कर्ष हमेशा अच्छा ही होता है। धन्यवाद। धन्यवाद वंशिका। अब मुस्कान, जिसके वक्तव्य का विषय है जहाँ चाह वहाँ रहा, अतः मुस्कान। जहाँ चाह अर्थात कुछ पाने की इच्छा या फिर कुछ कर दिखाने का जुनून। जिस इंसान के पास उसके जीवन के लक्ष्य के लिए कोई चाह होती है, वह उस राह में चलकर सफलता को प्राप्त करता है। यदि हमारे पास किसी कार्य को करने के लिए चाह है, तो हमारे लिए रास्ता अपने आप ही बन जाता है। हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए रास्ता अपने आप ही निकल जाता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, हमें स्वतंत्रता कैसे मिली? गांधी जी ने सत्याग्रह के मार्ग पर क्यों चलना चाहा? ऐसा इसलिए क्योंकि वे समझते थे कि वे भारत में आकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा, भारत छोड़ो और डांडी मार्च जैसे आंदोलन चलाए। उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ पूरे देश को आज़ादी दिलाई, और ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि उनके मन में और उनके विचार में दृढ़ संकल्प था। उनकी चाह थी कि वह पूरे देश को आज़ादी दिलाए। जब हम अपने इतिहास में देखते हैं तो पता चलता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जैसे अनेक व्यक्तित्व ने अपने जीवन में बड़े बड़े सपने देखे और उन सपनों को पूर्ण भी किया। ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि उन्हें अपने ऊपर पूर्ण विश्वास था और उनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि उनकी इच्छा शक्ति ने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा। अगर इच्छा शक्ति मजबूत है तो हमारा मन भी मजबूत हो जाता है, जिसके कारण हम अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। हम सभी ने प्यासे कौवे की कहानी तो सुनी ही है, जिसमें वह कौवा कड़ी मेहनत करके एक एक करके कंकड़ चुन के पानी के घड़े में जब वह कंकड़ डालता है और पानी का स्तर ऊपर करना चाहता है ताकि वह पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सके। और ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि कौवे के पास भी उसकी इच्छा शक्ति थी। इससे यह साबित हो जाता है कि अगर हम अपने मन में इच्छा शक्ति रखते हैं तो हमारे जीवन में सफलता का आगमन हो ही जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ कार्य करना असंभव है। ऐसा इसलिए क्योंकि व्यक्ति भयभीत हो जाता है। उसे लगता है कि वह अपने मन में इच्छा शक्ति को कमज़ोर बना देता है, जिसके वजह से वह भयभीत हो करके अपने लक्ष्य से पीछे हट जाता है और उसके कारण उसका समय भी व्यर्थ चला जाता है। अगर इसका उपचार तभी हो सकता है जब हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें, अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर ना होने दें और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। जीवन में जिस जगह पर हमारी चाह होती है उस जगह पर हम अगर चलते चले तो अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में परम जीत हासिल करने के लिए हमें उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी, मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। जीवन में सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। कुछ चुनौतियों का सामना करके, मुश्किलों को पार करके ही जीवन को सफलता प्राप्त हो सकती है। लक्ष्य को प्राप्त करना उतना आसान नहीं होता, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करना उतना मुश्किल भी नहीं होता। अगर हम चाहें तो अपनी पूरी लगन, मेहनत और दृढ़ संकल्प से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अतः अब मैं अपने वक्तव्य का समापन करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मुस्कान। कक्षा 9वीं से हमारी अंतिम वक्ता हैं प्रियलक्ष्मी। गया समय फिर हाथ नहीं आता, इस विषय पर आइए उनके विचारों को सुनें। किसी प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार ने कहा था, मैंने समय को नष्ट किया, अब समय मुझे नष्ट कर रहा है।
मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी पर अमूल्य है और वह इस पृथ्वी पर अनोखा स्थान रखता है। समय वह धन है जो एक बार जिसे हम सदुपयोग ना करेंगे तो वह नष्ट हो जाएगा। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। प्रकृति में जितने भी तरह के कार्य हैं वे सब अपने निर्धारित समय पर होते हैं। ऐसे में तुलसीदास जी ने बिल्कुल सही कहा है कि समय चुगी पुनी का पछतावे का वर्षा जब कृषि सुखाते। अगर मैं पूरी दुनिया की बात ना करूं, सिर्फ अपने भारत देश की बात करूं, तो हमारे भारत देश में समय का दुरुपयोग बड़ा किया जाता है। यहाँ पर हम दुरुपयोग मनोरंजन के कार्य देख करके करते हैं। हमें समय का कुछ अता पता नहीं रहता कि कब कितने बजे हमने ये काम करना शुरू किया था और अब कितने बज रहे हैं। समय सबसे ज्यादा बलवान होता है। कहते हैं समय जिसका मित्र हो उसे किसी और मित्र की जरूरत नहीं होती। समय हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, खास करके एक विद्यार्थी के लिए। विद्यार्थी अपने जीवन में अगर समय के साथ ना चले तो वह समय से पीछे पिछड़ रह जाएगा, और अगर समय ने किसी को पछाड़ दिया तो वह जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसे में अगर हम कुछ उदाहरण लें, जैसे जूलियस सीजर ने सभा में 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट की देरी करने की वजह से वो देर से आए सभा में, जिनके कारण उन्हें जो है अपने प्राणों से हाथ धो बैठना पड़ा। नेपोलियन की सेना को कुछ मिनट की देरी होने की वजह से नेपोलियन को नेस्लन से पराजित होना पड़ा। अगर हम इन उदाहरणों को देखें तो हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? हमें इससे यह सीखने को मिलता है कि अगर ये सब दिए गए चीजें, अगर ये सब कार्य सही समय पे हो जाते, अगर नेपोलियन की सेना सही समय पर वहां पर आ जाती तो शायद नेपोलियन नेस्लन को हरा देता। और अगर जूलियस सीजर अगर अपने सभा में सही समय पर पहुंचता तो शायद उसे अपने प्राणों से हाथ नहीं धो बैठना पड़ता। जीवन में ऐसे बहुत सारे अनमोल समय है जिसे हम लाख कोशिश करें वे वापस नहीं आ सकते। और वक्त कब शुरू होता है और कब खत्म होता है, सबसे पहले तो उसका हमें कोई भी अंदाजा नहीं होता है। इसीलिए हमें वक्त की कद्र करना समझना होगा। जो व्यक्ति वक्त की कद्र नहीं करता तो वह जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। और जो व्यक्ति वक्त की कदर करता है, यानी समय का सदुपयोग करता है, वह आगे चलकर ज्ञानी कहलाता है। वह अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लेता जो उसे चाहिए, उसे कभी भी। और वह जब अपने जीवन के अंत में वो जब सोचता है कि उसने क्या क्या किया, उसने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए या नहीं, ये तो मायने ही नहीं रखता। उसने ये देखा कि उसने समय का सदुपयोग किया और वह आज जिस मुकाम पे है वो सिर्फ समय के भांति है। इसीलिए आप सबसे मेरी यही गुजारिश है और मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर खत्म करना चाहती हूँ कि आप सब समय की कद्र करें। खास करके मेरे जितने भी यहाँ विद्यार्थीगण बैठे हुए हैं, कृपया करके वह समय के साथ चले, समय के साथ उनका विकास भी होगा। धन्यवाद। धन्यवाद प्रियलक्ष्मी। इसी के साथ कक्षा 9वीं की तत्क्षण वाक् प्रतियोगिता का समापन होता है। मैं कक्षा 8वीं के प्रतिभागियों से निवेदन करती हूँ कि वे क्रमशः अपना स्थान ग्रहण करें। कक्षा 8वीं से हमारी पहली वक्ता है अंशिका आन्या, जिसका विषय है महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया। महंगाई, महंगाई और महंगाई।
कहाँ नहीं मिलती है ये महंगाई। चाहे वो खाना बनाने वाली गैस सिलेंडर हो या सब्जी हो, डीजल हो या पेट्रोल हो, इन सब की दाम घटने के बजाय और बढ़ती जा रही हैं, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत ही उतार चढ़ाव आ रहे हैं। इससे आज भी हमारे समाज में महंगाई एक बहुत ही जटिल समस्या हो रही है। सिक्के की भाव कम होते जा रहे हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है। पहले के ज़माने में एक 5 रुपए के सिक्के से क्या नहीं मिलता था, और आज 5 रुपए के सिक्के से कोई कुछ देखने भी ना दे। आम लोगों पर तो ये महंगाई वार बन चुकी है। आम लोगों पर तो ये महंगाई वार बन चुकी है। इस कोरोना काल में देश एक तरफ कोरोना से उभर रहा है और दूसरी तरफ महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो आम लोगों को जीने नहीं दे रही है। भ्रष्टाचार, यह शब्द तो आपने ज़रूर सुना होगा। यह एक ऐसी जटिल समस्या है जिसकी वजह से महंगाई और आसमान छूती जा रही है। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए अनाज कम भाव में खरीदकर अपने दुकानों में रख लेते हैं, और जब इनकी भाव अधिक हो जाते हैं तो वे इसकी दाम और बढ़ाकर उसे बेच देते हैं। इस तरह के भ्रष्टाचारी लोगों को पकड़वाने के लिए सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। कम से कम उन गरीबों के बारे में तो ज़रूर सोचना चाहिए जिनकी प्रतिदिन की आय 100 रुपये से भी कम होती है। अंत में मैं एक कविता कहना चाहूँगी। जिसको देखो वही परेशान है, आजकल कमा रहा हर इंसान है, लेकिन पल्ले कुछ पड़ती नहीं है, क्योंकि महंगाई से त्रस्त पूरा हिंदुस्तान है। कल को देखो पेट्रोल के भाव बढ़े, कुछ लोग आज भी ज़मीन पर उतरे। बात बात पर जीएसटी बढ़ती, फिर भी बोलो क्या है सस्ती। धन्यवाद। धन्यवाद अंशिका। अनुशासन विद्यार्थी जीवन का आधार है। इस विषय पर अपने वक्तव्य के साथ आ रही हैं गरिमा प्रसाद। अनुशासन 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु जो शासन। अनु का अर्थ है पालन और शासन का अर्थ है नियम, जिसका अर्थ हुआ नियमों का पालन करना। अनुशासन के बिना हर एक व्यक्ति का जीवन पशु के समान है। हर एक मनुष्य का जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। खुशहाल जीवन जीने के लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हम अच्छे जीवन नहीं जी सकते। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। हर एक विद्यार्थी अनुशासन का पालन करके अपने जीवन में सफल हो सकता है। अनुशासनहीन व्यक्ति हमेशा असफलता और लालच से घिरा होता है और समाज को भी नष्ट कर सकता है। अनुशासन वह अच्छी किताबों और लोगों की तरह है जिसको अगर अपना लिया जाए तो समझिए कि अब आपको आपके जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। अनुशासन कोई सजा नहीं है या बस एक कड़वी दवा है। अनुशासन आपको एक अच्छा इंसान बनाता है और अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करता है। हमारे जीवन के अनेक क्षेत्र में अनुशासन का स्थान है। अनुशासन
हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए। इसका पालन करने वाला व्यक्ति सदैव तरक्की करता है। वह अपने सारे कार्य समय पर पूरा करता है और कम समय में अधिक अनुभव प्राप्त करता है। जिस प्रकार सूर्य अपने सही समय पर उगता है और सही समय पर ही अस्त होता है, उसी प्रकार जैसे चांद अपने निश्चित समय पर ही दिखाई देता है और पूरी रात चमकता है। जिस प्रकार नदी हमेशा बहती है, शिक्षक हमेशा सिखाते हैं, उसी प्रकार अनुशासन हमें हमेशा अपने कार्यों को निश्चित समय पर करना सिखाता है। अनुशासन के 2 प्रकार हैं। पहला, वह अनुशासन जो किसी पर जबरदस्ती थोपा गया हो, उसे बाहरी अनुशासन कहते हैं। दूसरा अनुशासन वह है जो अपनी इच्छा से है, उस अनुशासन को आंतरिक अनुशासन कहते हैं। आंतरिक अनुशासन मनुष्य के मन से पैदा होता है, उसमें कोई बोझ नहीं होता। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि हर एक विद्यार्थी को अनुशासन का महत्व समझना चाहिए और उसे अपनाना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद गरिमा। लड़का लड़की एक समान, इस विषय पर अपने विचारों के साथ उपस्थित है कुमार अर्पित। लंबे समय से लड़के और लड़की में बहुत अंतर किया जाता है। लड़कियों को हमेशा दबाया जाता है, उन्हें चुप रहना सिखाया जाता है, उनके घर का काम एवं खाना बनाना सिखाया जाता है। एक लड़के के बाद ही एक लड़की आती है। मानो उसके पर ही काट दिए जाते हैं। कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि लड़कियों को सिर्फ 4 दीवारों के अंदर ही रहना चाहिए, घर का काम करना चाहिए, बच्चों को संभालना चाहिए एवं खाना बनाना चाहिए। उनके उड़ने के पर ही काट दिए, उन्हें उड़ने के सपनों को चूर दिया जाता है। लेकिन आज सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार एक लड़की घर से निकल सकती है, कार्यालयों में काम कर सकती है एवं अपने सपनों को पूरा कर सकती है। आजकल के ज़माने में एक लड़का और लड़की में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अगर एक तरफ एक लड़की घर संभालती है तो दूसरी तरफ वे अपनी नौकरी पर भी ध्यान देती है। अगर एक लड़की घर का काम कर सकती है तो हम लड़के भी उनके कामों में हाथ बटा सकते हैं, मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि लड़के लड़कियों से आगे है और वे लोग बहुत गलत है। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज के ज़माने में लड़कियां लड़कों से आगे निकल चुकी हैं दोनों ही क्षेत्र में, खेल एवं कार्य। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारत को पहला पदक दिलाने वाली एक लड़की ही थी। अतः मैं यह कहना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति, चाहे वह लड़का हो या लड़की, दोनों को बराबर ही सम्मान एवं इज्जत मिलना चाहिए। मैं अंत में यह कहना चाहता हूँ, लड़का लड़की एक समान, शिक्षा से दोनों बनेंगे महान। धन्यवाद। धन्यवाद अर्पित। अशिक्षा मनुष्य को असभ्य बना देती है। यह विषय है चहक जैन का, अतः चहक। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी से ज्ञान। शिक्षा से बन सकते हैं
शिक्षा से बन सकता है भारत देश महान। शिक्षा के बिना एक आदमी नींव है और इमारत की तरह है। शिक्षा मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा एकमात्र आधार है। शिक्षा एकमात्र आधार है जिस पर मानव जाति का भविष्य निर्भर करता है। मनुष्य शिक्षित है। आज मनुष्य के लिए जितना महत्व भोजन, हवा, पानी के लिए है, उससे अधिक महत्व शिक्षा के लिए है। पैसा कमाने के लिए भी शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा में सबसे ज़्यादा ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया बदल जा सकती है। धन्यवाद। धन्यवाद चहे। अब आ रहे हैं कुमार संभव, जो जीवन में संगति के महत्व पर अपने विचार रखेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। इस सुविचार के साथ मैं अपने विषय की शुरुआत करना चाहता हूँ। संगति अर्थात साथ प्रमुखतः दो प्रकार के होते हैं। प्रथम कुसंगति, जो कि बुरा साथ या बुरी संगति होती है, और दूसरा सुसंगति अर्थात अच्छा साथ या अच्छी संगति। क्या आप जानते हैं कि कोई मनुष्य बचपन से ही बुरा या अच्छा नहीं होता, उसे उसकी संगति बुरी या अच्छी बनाती है। संगति परिवार के माहौल, मित्र और कई सारे व्यक्तियों पर निर्भर करता है। इस बात पर श्री प्रेमचंद ने एक बड़ी खूबसूरत वाक्य लिखी है कि संगति ही मनुष्य को बदल सकती है। मनुष्य को अगर बदलना चाहते हो तो उसकी सोच बदलो, उसकी संगति को बदलो। इस बिंदु पर मुझे एक संस्कृत का श्लोक याद आ रहा है। न कश्चित कस्यचित मित्रम न कश्चित कस्यचित शत्रु संगति सृजन्ते मित्राणि शत्रुश्च। अर्थात न कोई किसी का शत्रु होता है, न कोई किसी का मित्र। संगति ही उसे या तो किसी का शत्रु या तो किसी का मित्र बनाती है। संगति का एक प्रमुख भाग है मित्रता। आज की इस छल कपट दुनिया में सच्चा मित्र पाना लगभग नामुमकिन सा है, पर इस दुनिया में अभी भी सच्चे मित्र बचे हैं। सच्चे मित्र हमेशा हमें सच्चाई की राह पर ले जाएंगे, और यह सुसंगति का एक प्रमुख उदाहरण है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर आप किसी की मित्रता बदलते हो तो आप उसकी सोच बदल रहे हो। अगर आप किसी की संगति बदलते हो तो आप उस व्यक्ति को बदल रहे हो। नैतिक मूल्य भी संगति पर एक प्रमुख कारण है। नैतिक मूल्य ही बाद में परिणत होकर संगति का रूप लेती है और दूसरों पर प्रभाव डालती है। अगर इस बिंदु पर मैं एक सवाल पूछूं आपसे कि क्या आप कुसंगति के साथ रहेंगे या सुसंगति के साथ, तो मैं निश्चित ही रूप से कह सकता हूं कि आपका उत्तर होगा सुसंगति, क्योंकि हम सभी सफल होना चाहते हैं। मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा एक संस्कृत के श्लोक के साथ कि संगति मात्रे मनुष्यस्य खलु सज्जनः च निर्माण करोति। धन्यवाद। धन्यवाद कुमार संभव। अपने जीवन स्वप्न के साथ आ रही हैं स्मृति कुमारी। अतः स्मृति। हम सभी के जीवन की कोई ना कोई महत्वाकांक्षाएं और स्वप्न होती है। हम सभी अपने जीवन को एक सही आकार देकर उसे उज्जवल बनाना चाहते हैं। हमारी बढ़ती उम्र के साथ साथ हम अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। जब मैं छोटी थी तो मैं सिर्फ खिलौने पाने का स्वप्न देखती थी, परंतु जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे मुझे अपने जीवन की अहमियत का पता चला और मैंने अपने लिए एक लक्ष्य चुना जिसे मैं हासिल करना चाहती हूँ। मेरे जीवन का स्वप्न IAS अफसर बनना है।
यह भारत के सर्वोच्च सरकारी पदों में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक सुधार और विकास। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होकर अपने राष्ट्र और समाज के लिए कुछ योगदान देना चाहूँगी। मैं उन सभी पिछड़े वर्गों की सहायता करना चाहती हूँ जो मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यह केवल एक पद नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसके लिए हमें मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना चाहिए। हम में से कुछ लोग सफल हो पाते हैं और कुछ लोग असफल रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम जब भी अपने लक्ष्य की तैयारी करते हैं हमारे सामने कई मुसीबतें और परिस्थितियां आती है जिसका हमें डट कर सामना करना चाहिए। हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम सभी को जो भी प्रेरणा देता है हमें उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए क्योंकि हम भले ही अपने लिए प्रेरणा भूल जाएं परंतु प्रेरक कभी नहीं भूलते। मैं यही कामना करती हूँ कि मैं बड़ी होकर एक IAS अधिकारी बनकर अपने माता और पिता को गौरवान्वित कर सकूं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। अंत में मैं एक वाक्य प्रस्तुत करना चाहूँगी जिससे कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग अपने लक्ष्य के लिए प्रेरित हो सके। हार और जीत सभी के सोच पर निर्भर करती है। हार और जीत सभी के सोच पर निर्भर करती है। हार और जीत सभी के सोच पर निर्भर करती है। मान लिया तो हार होगी, ठान लिया तो जीत होगी। धन्यवाद। धन्यवाद स्मृति। देश प्रेम ही सच्चा प्रेम है। इस विषय को सिद्ध करने का प्रयास करेंगी निष्ठा अखौरी। अतः निष्ठा। जिए तो सिर्फ उसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, न्यौछावर है हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। जिस धरती पर हमारा जन्म हुआ, जहाँ का हमने अन्न खाया, जहाँ की वायु में हमने सांसें ली, वह है हमारा देश, हमारी मातृभूमि भारत। अपने देश के प्रति प्रेम को ही देश प्रेम कहते हैं। माँ हमें जन्म देती है और धरती माँ की गोद में पलकर हम बड़े होते हैं। जिस प्रकार माँ के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, उनके प्रति हमारे प्रेम भाव होते हैं, उसी प्रकार देश के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं। इन कर्तव्यों का पालन ही देशभक्ति है और यही देश प्रेम का आधार है। इतिहास साक्षी है कि देश प्रेम की भावना से अभिभूत होकर कितने ही भारतीय सपूतों ने अपना सब कुछ भारत भूमि को अर्पित कर दिया। उन्होंने अपने प्राण की भी परवाह नहीं की और अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए। उनके इस जीवन से हमें भी वैसे ही उच्च कोटि के देश प्रेम की प्रेरणा लेनी चाहिए और तन मन धन से अपने देश की सेवा करने की भावना अपने हृदय में बनाए रखना चाहिए। देश प्रेम एक पवित्र भावना है, निस्वार्थ प्रेम है, दीवानगी है। भगत सिंह को देश प्रेम के बदले क्या मिला? फांसी। सुभाष चंद्र बोस को क्या मिला? मौत। गांधी जी को क्या मिला? गोली। लेकिन फिर भी आज यह पूरा देश इन महापुरुषों के बलिदान पर नाज करता है। और क्यों नहीं? अपने देश के लिए बलिदान हो जाने से बढ़कर इस संसार में क्या गौरव है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, यह सही मायने में हमारे समक्ष तभी आएगा जब हम देश प्रेम की भावना को अपने हृदय में सर्वोपरि स्थान देंगे। देश प्रेम की भावना हर मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है। अपने जन्मभूमि के लिए हर मनुष्य के मन में लगाव होता है। केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों में, पेड़ पौधों में भी अपने जन्मभूमि के लिए प्रेम होता है। वे भी अपने जन्मभूमि के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा का बड़ा सुंदर वर्णन किया। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। देश प्रेम धन दौलत समृद्धि सुख वैभव
इन सब से बड़ी भावना है। जिस प्रकार अपनी माँ काली, कुरूप, गरीब होते हुए भी सबसे प्रिय लगती है, उसी प्रकार अपना देश भी संसार की सारी सुषमाओं से बढ़कर प्यारा लगता है। देश प्रेम का मनुष्य की आत्मा से संबंध होता है। हर भारतीय को अपने देश के लिए जीना भी चाहिए और मरना भी चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को विराम देकर अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहती हूँ। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद निष्ठा। कक्षा अष्टम से हमारी अंतिम प्रतिभागी हैं रिफ्शा हैदर, जिनके वक्तव्य का विषय है खेल की जीवन में आवश्यकता। खेलना केवल हमें स्वस्थ रखने में योगदान देकर सभ्यता बनते हैं, वरना खेलना केवल हमें स्वस्थ रखने में सभ्यता बनते हैं, वरना वर्तमान युग के खेलना केवल हमें स्वस्थ रहने में योगदान देकर सक्षम बनते हैं, वरन वर्तमान युग के संस्कृतिवादी सोच के विरुद्ध हमें निष्पक्ष, सहिष्णु व विनम्र बना के एक बेहतर मानव संसाधन के रूप में बदलते हैं। खेलों का महत्व दुनिया के प्रति एक सभ्यता समाज स्वीकृत करता है। महाभारत रामायण से लेकर ग्रीको रोमन के दंत कथाओं में इनका परिमाण है। पुनः ओलंपिक की प्रारंभिक शुरुआत यह स्पष्ट करती है कि खेलों का सांस्थानिक महत्व मिलता है। वर्तमान परिवेश या जीवन शैली में आज मनुष्य जब अनेक रोगों से ग्रस्त हो रहा है, ऐसे समय में खेलों का महत्व स्वयं स्पष्ट हो जाता है। खेलों द्वारा न केवल हमारे दिनचर्या नियमित रहती है, बल्कि यह उच्च रक्तचाप, ब्लड शुगर, मोटापा, हृदय रोगों की संभावना को भी न्यून कर देता है। इसके अलावा खेल द्वारा हमें अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखने में भी मदद मिलती है। खेलकूद में मनुष्य को बौद्धिक विकास व रोजगार प्राप्त में बाधक मानते हुए कहा गया है कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब। परंतु बदलते समय के साथ साथ यह साबित हो गया है कि खेलकूद हमारे बौद्धिक विकास के लिए बाधक नहीं बल्कि वर्ण सहायक है। IPL, HCL जैसी लीगों तथा स्थानीय क्लबों के स्तर पर भी निवेश ने खिलाड़ियों के विकल्प को बढ़ाने के साथ साथ उन्हें मंच व अवसर उपलब्ध कराया। इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि खेलोगे, कूदोगे तो बनोगे नवाब। बच्चे हो या युवा, लगातार मोबाइल पर गेम या वीडियो गेम खेलना आज लोगों की आदत बन जाती है। इसके परिणाम मस्वर रूप युवा और छात्र आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेल के मैदान से गायब हो रहा है। उपरोक्त वर्णन से यह सब स्पष्ट है कि जीवन में गति व लय का संचार करते हैं, वरन हमें जीवन का
पाठ भी पढ़ाते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद रिवशा। इसी के साथ कक्षा अष्टम की तत्क्षण वाक्य प्रतियोगिता का समापन होता है। अब मैं हमारे निर्णायक मंडली के सदस्य फादर मनोज को आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आए और समीक्षात्मक टिप्पणी से हमारा मार्गदर्शन करें। सर्वप्रथम जितने भी प्रतिभागी यहाँ आए और अपना विचार व्यक्त किए, आप सबों को मेरी ओर से धन्यवाद और बधाई। जितने भी आए, शायद 7वां क्लास, अभी जो 8th क्लास में हैं, शायद उनसे मैं पूरी तरह से परिचित नहीं हूँ, लेकिन 9वां और 10वां क्लास के जितने भी प्रतिभागी यहाँ आए थे, मैं किसी न किसी रूप से उनको मैं जानता हूँ, क्योंकि बहुत से उसमें मेरे खुद के विद्यार्थी थे। एक बात है कि काफ़ी जो मैं आपको देख चुका था और अभी जो देख रहा हूँ, बहुत सारे क्या बोलते हैं, आप में विकास हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ गलतियाँ हैं जो बार बार मेरे बताने के बावजूद, या तो फिर अभी आपको जो पढ़ाते हैं, जो बता रहे हैं, अभी तक आप दोहराते हैं। और दोहरावा होने का एक कारण मुझे लगता है वो हो सकता होगा, जब आप किसी विषय को तैयार करते हैं तो जब तक उसमें अपनत्व नहीं रहेगा, आप डरे और सहमे रहेंगे। और ये चीज़ मुझको कहीं ना कहीं आज जब आप अपने विचारों को व्यक्त कर रहे थे तो ये काफ़ी कुछ उस तरफ से दिखाई दे रहा था। तो जब तक आप ये नहीं समझते हैं कि जो ये विषय आपको मिला है, क्योंकि ये तो लक की बात थी, यू डिड नॉट डिसाइड द टॉपिक, इट वॉज योर फेट, एंड वेरी ऑफन यू डिसाइड योर फेट, द फेट डजंट डिसाइड यू। इफ़ यू अलाउ द फेट टू डिसाइड यू, ओ उसको अच्छा टॉपिक मिल गया, हमको खराब टॉपिक मिल गया, then you are allowing the fate to guide your mind. And that was maybe, I guess, if that was the attitude, of course, you are not going to do your best. और मुझे लगता है जो भूलने की प्रवृत्ति जो बार बार काफ़ी लोगों में देखने को मिल रहा था, ये संभावनाएं हो सकती है, जो मैंने कहा कि आप जब उन्हें जिस विचार को व्यक्त कर रहे हैं, जब आप उसे अपना नहीं समझते हैं तो भूलने की आदत हो जाती है। बिकॉज यू आर ट्राइंग टू मेमोराइज समथिंग विच somebody has said, but it is good to borrow ideas. But the whole ideas of somebody, then you are just reciting it. And then you will not be able to make an impact with the audience. And the last part of the judgment is your reflections. And that's what you get a point. And if your reflections, your ideas are genuine, and if it is your own, you get a good mark. जिसमें क्या बोलते हैं, आप कितना उस पर इम्पैक्ट बना सकते, ऑडियंस जो सुन रहा है, आप उसमें कितना अपना प्रभाव छोड़ते हैं। और प्रभाव तभी ज़्यादा बनता है जब उसमें आपके अपने विचार हों। और ये विचार आपको देखना है कि कौन से ऑडियंस हैं जो सुन रहे हैं, वो आप किन के लिए बोल रहे हैं। जिसमें ऑफकोर्स जो जज है वो एक भाग है, सबसे महत्वपूर्ण है ऑडियंस के सिवा। लेकिन अगर आप 9वां क्लास के विद्यार्थी हैं, 10वां क्लास के विद्यार्थी हैं, तो आपको देखना है कि आप जब बोलते हैं तो आपके जो सुनने वाले लोग हैं, आप उनको उसी प्रकार से बताइए। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक पूरी तरह से मेक इट टू सिंपल। An easy way of running away with the topic is prolonging the examples.
अगर मुझको कुछ नहीं सुनता है, समझ में आता है, द बेस्ट ट्रिक इज टू गिव एग्जाम्पल्स, प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स. सेम टॉपिक आई कैन गिव 100 of examples, but just I started the topic and I am giving only the examples. If you too many examples, doesn't give points to you. And your example should be such that is, I would say, taken it from your life, but it is not even very simple. कुछ आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल होना चाहिए. If it is too simple, then it is like ordinary talk. आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, लेकिन वैसे एग्जाम्पल्स को आप सेलेक्ट कीजिए जो रोचक हो और दर्शकों को छूता हो. ये बहुत ज़रूरी बात है. तो बहुत लोग एग्जाम्पल ले रहे थे, लेकिन एग्जाम्पल भी बहुत सिंपल थे. आपके पास हम कह सकते बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे, बहुत काफ़ी एग्जाम्पल्स मिलेंगे, लेकिन जब आप स्टेज में आते हैं तो स्वाभाविक है कि बहुत कुछ भूल जाते हैं जो आप तैयारी किए होंगे. और मुझे विश्वास है कि आप सभी कोई ने अच्छा से आज के लिए जो आपका ये एलोक्यूशन था उसके लिए आपने अच्छी तरह से तैयारी किए होंगे. और इसके फलस्वरूप हम देख सकते हैं कि काफ़ी लोग अच्छी तरह से अपने विचारों को व्यक्त कर पाए, और जो व्यक्त नहीं कर पाए वे अपने जानते हैं कि क्या कमी होगी. और उसके लिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि आप इस कारण से गलत हुए, इस कारण से गलत हुए या तो इस कारण से गलत हुए. बिकॉज दोज हु केम, आई वुड से most of them are very good students and I know them very well, and they are very hard working students. You are not weak. So you know why you are weak today, because you are not weak. And you are also students who generally do not forget things. And why you forget, you know it better than me. You are the best judge of yourself rather than somebody judging you how you are. So don't, this judgment of today should not decide who you are. This judgment should decide what you want to be. That's what the future decides. The present decides the future. So let this present decide your future. And from my side, once again, I will say all the best to all the participants and to the organizers, the high school department, particularly the Hindi ones. I am very pleased that I witnessed this event, and I am very grateful to all of you. Thank you once again. धन्यवाद फादर. अब हम आमंत्रित करते हैं हमारे प्राचार्य फादर रोशनल खलखो एसजे को कि वे मंच पर आएं और विजेताओं को पुरस्कृत करें. साथ ही हम आमंत्रित करते हैं अपने उप प्राचार्य फादर रंजीत को कि वे मंच पर आकर विजेताओं के नामों की घोषणा करें. आदरणीय प्राचार्य महोदय फादर रोशनल खालखो, शिक्षक वृंद, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं एवं अभिभावकगण, हम पूरे हाई स्कूल परिवार की ओर से अपने हिंदी विभाग को, विशेषकर कृष्णकांत मिश्रा सर, सिया मिश्रा मैम और कैथरीन मैम को सहृदय और पूरे दिल से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने कठिन परिश्रम की और उसी परिश्रम के वजह से ही आपने बहुत अच्छी तरह से तैयारी की और आप स्टेज पर आकर के आपने अपने वक्तव्य को प्रस्तुत किया. तो मैं सभी शिक्षकों से अनुरोध करता हूं कि हम उन्हें उनका साहस बढ़ाने के लिए तालियों की गड़गड़ाहट से हम उन्हें धन्यवाद दें. Now all these days we have been giving you a lot of opportunities so that you develop soft skills, and developing soft skills is part of our education, and the opportunity was given to all the students in the class.
Let's say if you are of 8A or 8D, all the 50 students were given opportunities, and out of all those 50 students, only 2 have been selected, the best ones. Kind of a training being given to all the students so that you develop soft skills which transforms and then which molds your personality, and the personality that will lead you on in the future. Many of you have done very good, and some of you who were stammering, do not get discouraged. As Father Principal would always say, कि winning and losing, these two things are part of our life. Never get discouraged. So those of you who would be awarded, okay, be grateful to God and also to your teachers who helped you. And those of you who would not be awarded as first, second, third, do not get discouraged. It's only part of a learning. Maybe it could be the first stepping stone for you in the future to work hard and to look into yourself where you went wrong and where you got to develop more. And therefore, do not weep over it or do not cry over it when you go back to your home. Those of you would not be awarded. And when you are coming here, शब्दों का चयन, शब्दों का उच्चारण और वाक्यों का उद्घोषण बहुत ही महत्व रहता है, क्योंकि जैसे फादर मनोज ने कहा कि हम कैसे श्रोताओं पर अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं, हम कैसे इम्पैक्ट पैदा कर सकते हैं श्रोताओं पर। उस पर हमारे प्रमुख कवि कबीरदास ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोई। ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोई। ऐसी वाणी के लिए आपको ऐसे ही शब्दों का चयन करना पड़ता है। हम जो बाजार में या सड़कों में जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, यहाँ स्टेज पर आकर हम वैसे ही शब्दों का प्रयोग करेंगे तो शायद हम उतना प्रभावशाली न हो सकें, शायद हम उतना प्रभावशाली न हो सकें। इसीलिए ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा कोई, अवरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। इन्हीं वचनों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मेरी ओर से उप वाइस प्रिंसिपल होने के नाते आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई, सभी प्रतिभागियों को और शिक्षकवृंदों को। अभी मैं नाम की उद्घोषणा करूंगा। अभी तक मेरे पास लिस्ट तो आया नहीं है। विद्यार्थियों से अनुरोध है, जैसे ही आप आते हैं प्राचार्य महोदय के साथ आपका फोटोग्राफी होगा और अंत में सभी विजेताओं के साथ फोटोग्राफी होगा, उसके बाद सबों के साथ। इसलिए जैसे ही यह समारोह समाप्त होता है आप विसर्जित न हो जाएं। क्लास 10 क्लास 10 first position goes to Tripti Sinha. Shall we give her a round of applause? Tripti Sinha. Second position is getting awarded to Ashi, 10D. 10D Ashi. Third position goes to Astha Kashyap, 10C. Moving on to participation certificate. The class 10 students, may I request all of you, could you come over to the stage and receive the participation certificates?
All of you. I mean, those who got the awards, not them, the rest. Moving on to class 9, and I do believe many of you might have guessed who could be the first. She was really speaking like a politician, and her speech was really like a politician, like Indira Gandhi. So may I call upon Priya Lakshmi, 9th A, to receive her award, first position. Second position, Muskan, 9D. Muskan, 9D. And third position goes to Vanshika Tambi, 9C. Vanshika. May I request the other students, the participants, also to come and receive the participation certificates, please. Class 8, we have again another Priyanka Gandhi who was speaking like really Priyanka Gandhi, and I know you might have guessed who that person is. First position goes to Nishtha Akori. Nishtha Akori, let us give her a round of applause, please. Second position, Kumar Sambhav. Second position goes to Kumar Sambhav. And third position, Garima Prasad. Third position, Garima Prasad. Others also please follow to receive the participation certificates. Thank you very much, Father Principal.